अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और आज जो अहम दिन है उसके बारे में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। और जब हम लाइट डे की बात करते हैं तो जब इसके बारे में सोचा और मैंने इसके ऊपर गौर किया तो वाकई ये बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि हम ख़ास तौर पर अगर हम अपने मुल्क में देखें और अल्लाह ताला की उतारी हुई नेमतों को देखें तो लाइट से हमें सबसे पहले जी सूरज की रोशनी का ख्याल आता है। और सिर्फ जब मैंने और इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा कि सिर्फ सूरज की रोशनी क्यों, कोई डे लाइट या सनशाइन डे तो नहीं है, तो लाइट डे है। और फिर अल्लाह ताला ने रात की तारीकी में रोशनी देने के लिए चाँद को बनाया, चाँद को पैदा किया जो हमें रात की रोशनी फराहम करता है। इसी तरह जब हम दिन की रोशनी की बात करते हैं तो फिर सूरज हमें कितनी पावरफुल सोर्स है, जिसके कितने फ़वाइद हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना वो कितना, अगर वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए या जिन मुल्कों में सूरज नहीं निकलता है तो आप देखें कि उनका लाइफस्टाइल किस हद तक डिस्टर्ब हो जाता है, वो कितना डिप्रेसिंग उसमें मोड में चले जाते हैं। जैसे हम कनाडा की, आयरलैंड के नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर मिसाल देखें तो वहाँ पर जी रात बहुत लेट होती है, 8-8, 9-9 बजे जो है ना वो क्या होता है कि सूरज जब तक हो रहा होता है, फिर चांद देर से आता है। तो पूरा जो साइकिल है, अगर दिन के टाइम पे सूरज लेट गुरूब हो और चांद जो है वो जल्दी अपने वक्त पर ना आए तो तमाम जो साइकिल है वो आपको डिस्टर्बिंग सा फील हो रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं उतारी हुई, हम सबको इनकी कदर करनी चाहिए। इनका इस्तेमाल जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया है और जिस तरह इंसानों को इसके इस्तेमाल के लिए पैदा किया गया उस तरह से करना चाहिए। एक और बहुत अहम चीज़ ये कि वो ये कि दुनिया के अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक के ऊपर नज़र डालें और गौर करें उनके लाइफ स्टाइल पर, उनके सर्कल के ऊपर, तो हमें नज़र आता है कि सब जो है वो डे लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका जो दिन का आगाज़ है वो सुबह 6 बजे से हो जाता है और डे लाइट भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनके मॉल्स ओपन हो जाते हैं, उनके तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो सब शुरू हो जाती हैं। और जब आप देखेंगे कि सूरज गुरूब होने के साथ थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, उनके जो तमाम बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब बंद होना शुरू हो जाते हैं, वो बंद कर देते हैं। एक टाइम उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि जी 8 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाएंगे। तो थोड़े से टाइम के लिए जी ना वो लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल है, बिजली की इंतहाई कमी रहती है, लेकिन हम जी 8 बजे बाज़ार बंद नहीं करेंगे, जल्दी उठना पसंद नहीं करेंगे, जल्दी अपने कामों को निपटाना पसंद नहीं करेंगे। तो जब तक हम अपना जो है ना वो लाइफ सर्कल, अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हालात भी नहीं बदल सकते। तो आज हमें ज़रूर गौर करना है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। और हम चाहें तो बहुत अपनी ज़िंदगी में, अपने मुल्क में, अपनी पूरी एज अ नेशन तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है तब। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं और टेक इट एज अ मोटिवेशन, हम सब अपनी ज़िंदगियों में इसको बहुत अप्लाई करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। और हुकूमत को भी तजवीज़ है कि हमें थोड़ा पुशअप करना पड़ेगा, चीज़ों को अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा डे में, लेकिन दुनिया ये कर रही है और बहुत आगे पहुँच चुकी है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ नज़र डालेंगे। आवाम के लिए खुशखबरी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है और बड़ी कमी जो है ना वो देखने में आएगी। 1 लीटर पेट्रोल 15 रुपये 93 पैसे सस्ता कर दिया और दूसरे में जो इस वक्त कीमत है वो 288 रुपये से कम होकर 273 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ नज़र आई। हमने देखा कि पहले भी कहा गया था कि आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी आ रही है, जिसके बाद ये ख़बर हमने सामने आई थी कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा कराची वालों की भी सुन ली गई है। कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए 4 अरब रुपये जारी किए गए हैं और जो ये रकम है पहले फ़ेज़ में जारी की जाएगी 4 अरब रुपए की। उसके अलावा 1300 कैमरे लगाए जाएंगे, कैमरे नाइट विजन होंगे, गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी पढ़ सकेंगे, नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर भी ली जा सकेंगी। और जो जारी रकम है उसे पेट्रोलिंग के लिए 23 स्मार्ट गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम की इमारत भी मुकम्मल की जाएगी। जो जितना भी अल्तवा का काम था उस सबको अब मुकम्मल किया जाएगा। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। इसके साथ साथ चीनी की जो सरकारी कीमत है वो उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। होलसेल बाज़ार में और जोड़िया बाज़ार में चीनी जो है वो 136 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी है। कमिश्नर कराची ने 137 रुपये फ़ी किलो इसकी जो रेट थी वो मुकर्रर की थी। इसके अलावा जो शहरियों का मुतालबा है वो ये कि रिटेल में अभी तक चीनी 150 रुपये की मिल रही है, तो इसमें भी कमी की जाए। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला अगले सिग्नल पर पकड़ा जाएगा। ये अब हमने देखा है कि अपडेट नज़र आ रही है।
ट्रैफिक पुलिस सिग्नल तोड़ने वाले की इतला अगले सिग्नल पर देगी और डीआईजी ट्रैफिक ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी की है कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर मौसर राब्ते का हुक्म होगा और सदर तारिक रोड पर डबल पार्किंग हरगिज़ नहीं होने दी जाएगी। डीआईजी ट्रैफिक का ऐसा कहना है। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस को भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। फैंसी नंबर प्लेट्स जो है उसके जो दुकानदार हैं उसके बनाने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि जो नंबर प्लेट्स हैं या जाली नंबर प्लेटें हैं उनकी भी रोकथाम की जा सके। इसके अलावा सईद गनी साहब ने मलिर एक्सप्रेसवे का दौरा किया और उन्होंने खुशखबरी सुनाई है, इंदिया दिया है कि 14 अगस्त को मलिर एक्सप्रेस कायदाबाद फेज़ का जो है ना वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा और जो पूरा मंसूबा है वो आइंदा साल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड का इफ्तिताह किया गया है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है ना इस इंस्टीट्यूट में बी एरिया में फेडरल बी एरिया में ब्लू कोड इंतहाई निगहदाश्त वार्ड का इफ्तिताह किया है। तो ये इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया गया, बहुत अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है। सेहत के शोबे में भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ हुकूमत की तरफ से बढ़ गई है और नई मशीन्स लेने का भी कहा गया। इससे पहले भी दीगर अस्पतालों में हमने देखा कि उनके शोबों में भी काम हो रहा है और नए वार्ड्स ओपन हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो है वो अशरफ खान साहब भी मौजूद हैं और आजिज़ जमाली साहब भी मौजूद। आप दोनों को वेलकम इन द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी। अब आप लोग बोले मैं बहुत बोल चुकी। हाँ, बिल्कुल। गला वैसे खराब है। अब हमारी बारी है। अब आपकी बारी जी। इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जा रहा है आज, तो आप लोगों का भी मैंने जैसे बताया उसके ऊपर क्या तज्जिया? अशरफ भाई आपसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि हमने देखा कि जब भी 8 बजे बाजार बंद करने की बातें हुई और जब ये आया था पिछले साल भी सर्दियों में बात हुई तो हमने कई शो उस पर किए। जब भी मौक़िफ़ जाना ताजिरों से जी हम बाज़ार बंद नहीं कर सकते, आवाम से जाना जी हम तो ऑफिस से इतने बजे आते हैं, तो हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं? देखें, आप जो ये कह रही है डे लाइट सेविंग की भी बात करें हम, हाँ। अल्लाह ताला ने जो हमें रोशनी दी हुई है, जो कुछ ममालिक तो इसके लिए तरसते हैं, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर से कराची की हम बात करें तो आप जाएं बाज़ार में, कोई भी बड़ा बाज़ार अगर देखें हम तो 12 बजे से पहले नहीं खुलता है, दिन 12 बजे जी ऐसा और उसके बाद रात देर तक चलते हैं। अब मसला ये है कि ऑफ पीक आवर और पीक आवर क्या है। पीक आवर क्या आता है? जब रात होती है मगरिब के बाद लोगों की जो है लाइटें वगैरह ये सब जलना शुरू होती हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए उसका रेट भी ज़्यादा होता है। ये ताजिरों को समझना चाहिए, उन्हीं के फेवर की बात थी कि मार्केट जल्दी खोलें, जल्दी बंद करें तो बिजली का बिल भी कम आएगा। अब इस वक्त तो हमें फोकस करना है कि हमें जो फ्यूल है उसका कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे बिजली इतनी महंगी हो गई है और आप देर तक बाज़ार खोलेंगे तो उसका खर्चा आप ही पे पड़ेगा, बोझ आएगा आपके ऊपर। और दिन में आप देखें कोई मार्केट आप भी देखें, गलियों की दुकानें तो खुल जाती हैं लेकिन कोई बड़े बाज़ार नहीं खुलते हैं, वेट हो रही होती है। हालांकि इनको समझना चाहिए कि ताजिरों को भी देर से जो खोलते हैं इन्हीं का नुकसान है, क्योंकि मॉल्स जो हैं अगर आप देखें ठीक जैसे दफातर है ना बैंक्स, उसकी तरह सुबह खुल जाते हैं और वो उसकी भी टाइमिंग है। अब वो मॉल में इतने बड़ी तादाद में कस्टमर आते हैं, उनको डबल फ़ायदा होता है। एक तो जल्दी खोलते हैं, वो सुबह के कस्टमर भी पकड़ लेते हैं और उसके बाद आपको रात तक उनके वो खुले होते हैं वो भी। अब ये जो ताजिर हैं इनको जब कहा गया कि मार्केट जल्दी खोलें, आपने देखा है वज़ीर आज़म तक भी बैठे, वफाकी हुकूमत का भी ऐलानात हुए कि इतने बजे मार्केट खुलेगी, इतने बजे बंद हो जाएगी, बस नाराज़, हर बात पे नाराज़। अगर टैक्स नेट में लाओ तब नाराज़, इनको जल्दी मार्केट खोलने का बोलो तब नाराज़। तो इनको समझना चाहिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबार करने का जो लागत है कैसे कम होगी। जल्दी कारोबार खोलें, दिन की जो लाइट है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको लाइटें नहीं जलानी पड़ेंगी। ये सब अगर गर्मी है तो आपको एसी, अब तो एसी भी कोई नहीं चला सकता क्योंकि चलाते हुए डर लगता है कि कितने का बिल आएगा। अब ये हमारी फेवर के लिए बात है और ये हमें समझाने, क्योंकि आगाही है, हम एक कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन के ज़रिए कि उनको समझाने की, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा आजिज़ भाई, इसमें एक ये फैक्टर भी ज़ेर गौर है कि जो बात अभी अशरफ भाई कर रहे हैं मैंने भी की कि जी बाज़ार बंद होने, लेकिन एक लाइफस्टाइल चेंज की बात है। हम ये समझते हैं कि जी बाज़ार जल्दी बंद हो जाएंगे, हम दफ्तर से इतनी देर से पहुंचते हैं, हम कैसे आएंगे। रोज़ तो हर कोई बंदा शॉपिंग नहीं करता, लेकिन हम ये भी देखें कि जी अगर लोग जल्दी पहुंचने लग जाएंगे घर पर तो आपका जो ये जैसे ताजिर हैं, शॉपिंग करने वाले होंगे, तो आपका जो फैमिली टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा, आप घर में भी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो ओवरऑल और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हम ये प्रैक्टिस देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पहले तो जी लाइट डे पे एडिसन साहब की मेहरबानी के बल्ब ईजाद किया, उन्होंने बल्ब के ईजाद से जो है ये हमें ज़ाहिर है कि एक तो कुदरती लाइट की आपने बात की, सूरज की, चाँद की, ये तो फितरत की तरफ से माहौल में मौजूद है। लेकिन एक इंसानों ने ख़ुद जब लाइट को ईजाद किया बिजली की सूरत में, बल्ब की सूरत में, तो फिर उसकी तोसी हुई। आज हम जिस लोड शेडिंग का, जिस बिजली का रोना धोना करते हैं, इंसानों का ईजाद करदा जो है। और
कुदरत के जो निज़ाम है उससे हम, जैसे अशरफ भाई कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अब हालांकि हम लेने लगे हैं, सोलर भी एक फ़ायदा लेने का रास्ता है कि शमसी तवानाई है, ये बिजली हासिल करते हैं हम सूरज से। तो ये मेरा ख़्याल है इस पे हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि सूरज की जो तवानाई है उससे ज़्यादा, अब विंड से बिजली, हवा से भी बिजली पैदा की जा रही है, इस पे भी काम हो रहा है। असल में हम जब दुनिया के दीगर ममालिक की बात करते हैं तो एक बात हम भूल जाते हैं, आबादी का दबाव, बढ़ती हुई आबादी। दुनिया में ऐसा नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ मतलब हम जिस शहर में हम बैठे हैं, शहर कराची, दुनिया के जो 8-10 बड़े शहरों में शुमार होने वाला शहर है, उसकी आबादी अगर ऑफिशियली तो भले 2.5 करोड़ हो, लेकिन 3 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। एक शहर की आबादी जब दुनिया के मेरा ख्याल है 50, 70, 80, 100 ऐसे मुल्क हैं जिनकी 1 करोड़ 2 करोड़ आबादी है। यहाँ एक शहर की आबादी 3-3, 4-4 करोड़ अगर होगी तो वसाइल पूरे कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, आबादी बढ़ती जाएगी। आज से 20 साल पहले जो बिजली की डिमांड थी आज वो बढ़ गई। आने वाले 20 सालों में आज से ज़्यादा डबल डिमांड हो जाएगी, तो पूरी कहाँ से होगी? सही। तो ये एक मसला है मेरा ख्याल है। बात तो लाइट डे पे लाइट बात भी करनी चाहिए, लेकिन ये हार्ड बात मैं कर रहा हूँ कि आबादी पे कंट्रोल करना इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। भले हमारा टॉपिक ना हो, लेकिन वसाइल कम है, आबादी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और हमें चेंज करने की भी ज़रूरत है भाई। हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को भी देखें और अडॉप्ट करें चीज़ों को अपने वसाइल के साथ। और फिर खैर वसाइल तो हमें इंक्रीज़ करना ही है, आबादी भी कंट्रोल करनी है, बातें बिल्कुल बजा हैं, लेकिन बात वही है कि हम जो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते हैं हम वो भी नहीं करना चाह रहे। हम फिर वही वाली बात है, हर चीज़ के लिए हुकूमत को देख रहे होते हैं कि हुकूमत कर दे कुछ। तो हुकूमत का भी साथ है और आवाम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हम खुद भी करना नहीं चाहते। बहरहाल लाइट जो है ना, हमने इंटरनेशनल लाइट डे पे बात की, लाइट भी इस्तेमाल करें तो भाई एहतियात से इस्तेमाल किया कीजिए। अब तो खैर बिलों ने इतना डरा दिया है कि कोई एक्स्ट्रा बल्ब भी खोल जाए तो पहले निगाह उधर होती है कि यार इसको बंद करो। तो ये तो अब खैर प्राइसेस महंगी होने की वजह से हो गया, लेकिन वैसे भी जितने भी रिसोर्स हैं, कहते हैं ना कि पानी अगर आप इस्तेमाल करें तो उसका भी अल्लाह ताला जवाब लेंगे कि आपने पानी इतना ज़ाया क्यों किया। तो हम इसी नुक्ते के साथ ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। बात करेंगे फ्यूल की प्राइसेस में कमी आई और 15 रुपये 93 पैसे यानी 40 पैसे इसको चले कह देते हैं आसान ज़बान में। फ्यूल सस्ता हो गया, 273 रुपये पे पहुंच गया। तो आलमी मार्केट में भी खासी कमी आई थी, तो इस वक्त हम यहाँ पे भी देख रहे हैं पाकिस्तान में भी। जी, बड़ी खुशखबरी दी आवाम के लिए। अगर देखा जाए, हमने इस महीने में 2 बार हर 15 दिन के बाद होता है, तो मजमूई तौर पर पेट्रोल 23 रुपये सस्ता हुआ है और हमेशा इसका इम्पैक्ट जो है हमें आवाम को मिलना चाहिए। इसी तरीके से डीजल की भी कीमत देखें तो 8 रुपये के करीब सस्ता हुआ है और इससे पहले भी सस्ता हुआ। तो जो इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इसको कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, आपका जो माल बरदार गाड़ियाँ यहाँ कराची से इम्पोर्ट सिटी है, यानी कि जो पोर्ट पे माल आ रहा है पूरे मुल्क में जाता है, तो किराए कम होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखा जाए, जो लोग बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से अब कीमतें जब बढ़ जाती हैं, आपको पता है नीचे लाने के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो यहाँ मैकेनिज़्म आपको लाना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। महंगाई की जो बात करें, रफ्तार कम हो गई। हम लोग जाके देखें बिजली की कीमत वहीं पे है, गैस की कीमत मतलब हर महीने देखें बढ़ती जा रही है। मगर फ्यूल की बात करें हमें, तो आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो किराए हैं, जो चिंची रक्शे, जो गरीब लोग जो चिंची रक्शे इधर से उधर इलाके में जो मूव करते हैं, वो भी आप यकीन करें 80-80 रुपये ले रहे हैं। तो उसकी प्राइस अब कम होनी चाहिए। और ये जो सूबाई गवर्नमेंट का काम है, देखें वफाक ने अपना काम कर दिया, फ्यूल की प्राइस है कि इंपोर्ट लाए, इंपोर्ट की कॉस्ट कम हुई, हमने आपको रिलीफ दे दिया। अब ये सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें अपने अंडर जो आपकी जो महकमे हैं उनको ऑर्डर करें और जाके उनको कहें कि प्राइस अब मुंतकिल करें। किराए कम होने चाहिए, जो गुड ट्रांसपोर्टर माल बरदार गाड़ियाँ उसके किराए कम होने चाहिए, आवाम को इसका फ़ायदा होना चाहिए। जो माल है अजनास वो जो मूव होती है उसके किराए, सब्ज़ी ले लें, फल ले लें, तो उसकी जो किराए कम होंगे तो किसको फ़ायदा होगा? आवाम को। अब मसला ये है कि ये कम कराने के लिए कोई नहीं आएगा, बस वो अब सब यही बोलेंगे कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल हमने सस्ता कर दिया। देखें अब वो आलमी मार्केट में आप देखें $80 से नीचे आ गया है। अब उसका अगर इम्पैक्ट देखें, मगर इसमें भी अभी देखें, आप यकीन करें पेट्रोलियम लेवी जो है अभी भी पर लीटर 60 रुपये है।
सही। जो गवर्नमेंट टैक्स की मद में ले रही है वो टैक्स 1 लीटर पे 60 रुपए है। इतना बड़ी कॉस्टिंग जो है कहीं भी नहीं है। अब बजट आ रहा है 1 जुलाई से जो आ रही है कि कार्बन लेवी जो माहौलियात के जो हैं इसके ऊपर बोला था सेल टैक्स लगाओ, उन्होंने कहा भाई डबल टैक्सेशन हो जाएगी। एक तो पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए ले रहे हैं, फिर सेल टैक्स भी लगाएंगे तो 40 पे 45 रुपए लग जाएगा। तो अब कह रहे हैं कार्बन लेवी लगा देंगे उसके ऊपर। कार्बन लेवी अगर लगा 1 जुलाई से, आप सोचें ये जो प्राइस कम हुई है दोबारा से ही ऊपर चली जाएगी। अब ये जो इम्पैक्ट है आवाम के लिए, अगर आपने रिलीफ दिया है हुकूमत ने कि आवाम को अब 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के लिए, तो उसके लिए आपको उसका इम्पैक्ट भी तो देना। अब आपको अगर पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, एग्जाम्पल आप किराए की अगर टैक्सी यूज़ करती हैं तो कैसे चेक करेंगे कि भाई इसके किराया कम हो गया है? वो तो वही लेता है फेयर, वो तो कम नहीं करता है अपना किराया। अब आवाम सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कराची में देखें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, आप देखें सड़कों पे बाइकें क्यों हैं इतनी। यकीन करें रमशा 30 लाख मोटरसाइकिल सिर्फ कराची में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे ही है। शहर से बाहर 5 लाख मोटरसाइकिलें वो हैं, तो 35 लाख मोटरसाइकिल जब रोड पे निकलेंगी तो क्या हालत होगी? वजह क्या है? आपके वहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं है। और फिर अब जैसे उसका भी मसला ये मैं बात करूं, जैसे हमारे दोस्त साहब जो यूज़ करते हैं, एक बस से कोई हमारे दफ्तर भी नहीं आ सकता है। मसला ये भी तो है ना कि जी अब ये जो किराए बढ़ते हैं, बाइक का इस्तेमाल इसलिए भी लोग करते हैं कि एक जगह पे 50 देंगे, एक जगह 100 देंगे, फिर चिंची वाले को 80 देंगे, 2-3 ट्रांसपोर्ट करके इतने बड़े शहर में लोग पहुंचते हैं। तो आजिज़ भाई वैसे भी प्राइसेस देखिए, एक पॉइंट जो कमी होने की तो ज़रूरत है, जो इन्होंने कही, बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। बात ये है कि आम आदमी को क्या मिल रहा है। एक तो ट्रांसपोर्ट वो देखें, चीज़ों की जो कीमतें बढ़ती हैं उसमें भी तो हमें ये जवाब दिया जाता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कीमतें बढ़ती हैं। भाई सब्ज़ियाँ फ्रूट अगर सब्ज़ी मंडी से शहर में लाए जाते हैं तो जवाब ये होता है कि जी हमारा इतना ख़र्चा आ जाता है। भाई 1 लीटर पे आप समझें कि 15.16 रुपये 1 लीटर पे कम हो गया है, तो इसका कोई इम्पैक्ट तो नज़र आए ना। हमारे यहाँ इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। सही है, बढ़ने का तो फ़ौरन आता है, बढ़ने का फ़ौरन आता है। जब 2 रुपये भी बढ़ जाए, 5 रुपये भी अगर बढ़ता है तो 10 रुपये किराया बढ़ा देते सही कह रहे हैं। यानी जो 50 रुपये या 60 रुपये किराया है उस पर 10 रुपये, आप समझें कि 10 से 15% किराया बढ़ जाता है। लेकिन अब 16 रुपये 15.16 रुपये फ़ी लीटर पे जो है कमी हुई। डीजल भी 8 रुपये तकरीबन कमी हुई है। तो कम अज़ कम इसमें एक 10 किलोमीटर पे 10 रुपये का फ़र्क तो आए, 20 रुपये का फ़र्क तो आए, लेकिन वो नहीं होता। वो कहते हैं जी ये तो 15 दिन के लिए। तो बहरहाल इसका तो जब इजाफा होता है तो उसको भी ऐसे ही लेना चाहिए ना। तो बात हुई कि करवाएगा कौन, यही तो मसला है हमारे यहाँ। इसका हल निकालना चाहिए कि ये कीमतें अगर सिर्फ दुकानदारों के लिए, ताजरों के लिए कम हो रही हैं, उनका मुस्तफ़ीद होने वाला तबका जो है वही जो कारोबार करता है, आम आदमी मुस्तफ़ीद नहीं होता। ये मैकेनिज़्म अशरफ भाई ठीक कह रहे हैं कि ये सूबाई हुकूमतों के जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, यहाँ बाकायदा एक डिपार्टमेंट है प्रांशल सूबाई हुकूमत का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है। तो उनका काम है ये कि प्राइस कमेटियाँ या कमिश्नर कराची जो हर हफ्ते रेट्स मुकर्रर करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पे अमल करे जिसका फ़ायदा। कमिश्नर कराची की सुनने को तैयार कौन है? चीनी की कीमत पे भी हमने बात की जी, रेट फिक्स किए गए। दूध की कीमत पे बात की तो हमने देखा कि जी प्राइसेस में कमी नहीं आई थी। अभी होलसेलर्स ने तो कुछ कम किया। रिटेल में बात हुई है, आवाम तक जो चीज़ पहुंच रही है रिटेल वो कमी में नहीं आ रही। आटे की कीमत भी कम हुई है तो कुछ दुकानों पे मिल रहा है जिन्होंने सस्ता करके जो बेच रहे हैं, वरना वो भी यहाँ पे भी जैसे आपने आटे की बात की, मैं हैरान हूँ। मतलब कि हमारे यहाँ अजीब सिस्टम है ना। आप देखें जब 160 रुपये किलो, याद होगा आपको, आटा बिक रहा था तो किसी को नज़र नहीं आया स्कैंडल। 100 रुपये की सपोर्ट प्राइस क्या होती है? हर सुबह जो है अपने जो गंदम फसल हो रही है उसकी सपोर्ट प्राइस होती है, इमदादी कीमत कहते हैं। सिंध ने रखी 100 रुपये किलो, ज़बरदस्त। काश्तकारों को सपोर्ट दिया, ज़बरदस्त। 100 रुपये सपोर्ट प्राइस रखी कि इससे नीचे जाएगी तो हम ख़रीद लेंगे, काश्तकारों को नुकसान नहीं हो। हमने कहा ज़बरदस्त, हमने खबरें भी चलाई। आपने 100 रुपये रखी, उसके बाद क्या हुआ भाई? लोगों ने जो जिनके पास पैसा है, मतलब मैं कांच पकड़ता हूँ, अल्लाह माफ़ करे कि हम कुरान में भी लिखा हुआ है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, मगर हम वही करते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की उस वक्त भी काश्तकारों से, क्योंकि इनका ताल्लुक़ है मतलब जो अंदरूनी सिंध से, और उसमें देखें तो इनको सब पता है।
आजिज भाई को कि है ना कितनी की प्राइस 90 रुपये किलो सपोर्ट प्राइस पर खरीदी गई काश्तकारों से, बेची कितनी की 140 रुपये की। तो ये स्कैंडल नहीं था। 100 रुपये की प्राइस आपने रखी है, 140 का बेचा, 40 रुपये अगर आपने कमाया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन बोलता हूँ रमशा के 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। 40 लाख टन में अगर 1 टन में 1000 किलो कराएं तो पता है कितने आवाम की जेब से निकाला गया? 120 अरब रुपए। ये स्कैंडल नहीं है। अब जब इंपोर्ट करके आपने प्राइस नीचे लिया है, अब क्या हुई गंदम पता है आपको? आपको गंदम का रेट अभी इंपोर्ट प्राइस जो है घर पहुंचा के यानी आपके यहाँ पहुंचा के 80 रुपए किलो है। अब आटा जब बन रहा है 100 रुपए से नीचे बन रहा है। अब ये स्कैंडल हो गया कि आवाम को सस्ता क्यों दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ कैसा सिस्टम है हमारे इस मुल्क में कि आवाम को फ़ायदा हो रहा है। हुआ ये है कि जो 100 रुपये की गंदम लेके बैठा हुआ है ना, अब उसकी जेब से जा रहे हैं। ठीक है, वो पहले कमा रहा था, अब उसको 100 मतलब 1 किलो पे 40 रुपये कमा रहा था, अब 1 किलो पे उसको 20 रुपये का नुकसान है खरीदारी पे। अब वो रो रहा है, अब वो स्कैंडल बन गया। मेरा ये सवाल है कि हुकूमत, वज़ीर आज़म, ये सब जो बैठे हुए हैं ये भी तो जवाब देना कि स्कैंडल क्या हुआ। जो 100 रुपये की गंदम थी 140 की बिकी, 160 रुपये का गरीब आदमी ने आटा, 10 किलो आटा 1600 रुपये का था। रमशा आप यकीन करें, हम दफ्तर में आते जाते हैं और जो हमारे बाहर जो काम करते हैं उन्होंने बोला 10 किलो आटा नहीं ले सकता हूँ, आंसू आ जाएगा आदमी के। सही बात है। बहुत अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि स्कैंडल है। रोज़ों में भी बहुत महंगा था। देखिए इसमें जो इन्होंने बात की काश्तकार के लिए तो एक बड़ा मसला हुआ ना। 100 रुपये रेट तो मुकर्रर कर दिया इन्होंने, गंदम का 4000 रुपये मुकर्रर तो किया, 10,000 रुपये बोरी की कीमत मुकर्रर तो की, लेकिन जब अब नई फसल आई है तो आपको पता है एक बड़ा स्कैंडल होता है बारदाना का। यानी जो सपोर्टिंग प्राइस मुकर्रर करते हैं वो गवर्नमेंट उस प्राइस पे ख़रीद करती है। मार्केट में जो प्राइवेट ख़रीदार है, जो सेठ जिसको कहते हैं, वो नहीं खरीदता कह लें या मुनाफाखोर कह लें, जो भी कहें, वो कम रेट पे ख़रीदता है। लेकिन गवर्नमेंट उस रेट पे भी अब उस बंदे से ख़रीदता है जिसको बारदाना मिलता है। लेकिन आपको पता है, मुझे पंजाब का तो पता नहीं, लेकिन सिंध में तो बारदाना पे भी सियासत होती है। यानी वो खाली जो बोरी जो काश्तकार को लेके जिसमें गंदम डालनी है उस पर भी पॉलिटिक्स होती है। बाकायदा सिफारिशें चलती हैं, मिनिस्टरों की पर्चियाँ चलती हैं कि फ़लाँ को 500 बोरियाँ, 200 बोरियाँ, 300 बोरियाँ पैसे भी लेते हैं। ये सूरत है। यानी एक तरफ तो वो काश्तकार मजबूर होता है कि 100 रुपये रेट के बजाय 90 रुपये, 80 रुपये मार्केट में देता है मुनाफाखोर को। फिर वही गरीब आटा भी महंगा, अपनी जब गंदम उसकी होती है तो कम रेट पे उसको देना पड़ता है मार्केट से, जब आटा ख़रीदता है तो ज़्यादा रेट पे ख़रीदना पड़ता है। ये तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है। देखें, करप्शन की जहाँ तक बात है, सिर्फ हुकूमतें करप्ट नहीं होती, सिर्फ सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट नहीं होते, ये भी तो करप्शन है ना। अब गंदम का स्कैंडल हुआ है ना, एक इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है मुल्क में। गंदम की ख़रीदारी बैरूनी ममालिक से गंदम ख़रीद करके ऐसे वक्त में जब आपकी गंदम आने वाली है, नई फसल आपकी, बल्कि पंजाब में थोड़ा सा लेट आता है, सिंध में तो नई काश्त आ चुकी थी। सही। तो बैरून ममालिक आप हैरान होंगी, सिंध की पता है आपको सरप्लस, क्योंकि स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी। अब स्टेट बैंक क्या कर रहा है, यूएस अमेरिका के एक डिपार्टमेंट है USAID जो पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखता है, उस सैटेलाइट से देखता है। सिंध की अब रिकॉर्ड फसल हुई है पता है आपको, 45 लाख के बाद ज़मीन अच्छी हुई ना, क्योंकि सैलाब के बाद जो 45 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड गंदम की फसल हुई है। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में कहा है अब 45 लाख मेट्रिक टन कहाँ लेके जाएंगे आप? आपने इंपोर्ट कर ली और पंजाब के पास भी 40 लाख मेट्रिक टन सरप्लस है। तो देना, फिर सस्ता देना। आपने जिस प्लान के तहत की थी अभी और तो सस्ता कर दे। स्कैंडल नजर आ रहा है ना अभी, क्योंकि जब वो महंगी बिकी थी आवाम की जेब से 120 अरब निकले गए। सपोर्ट प्राइस से मैं बात करूँ, मैं कोई और प्राइस से नहीं। अब जब सस्ती मिल रही है तो अब तकलीफ हो रही है क्योंकि उसको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब 20 रुपये का नुकसान का ये मतलब है अब तो 40 लाख नहीं, अब तो बड़ी अमाउंट हो गई ना। पंजाब में 70% जो गंदम है पंजाब में होती है, सिंध में 30% होती है। मतलब 45 लाख मेट्रिक टन और 2 करोड़ मेट्रिक टन, 2 करोड़ आप सोचें उस पर कितना बड़ा स्कैंडल है पंजाब में। सिंध में तो कुछ भी नहीं है भाई। सही बात है। ठीक, बहरहाल ये हमारी यहाँ बात वही है कि हम, मेरे ख्याल से नॉन सीरियसनेस और बदनीयती का मुजाहरा हम करते हैं, इसलिए ये सारे स्कैंडल्स आते भी हैं और चले भी जाते हैं और आवाम को पता भी नहीं चलता। ये तो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो हमने भी इस चीज़ को देखा, वरना लोगों को जी प्राइस कम है हमें बस सस्ते में मिल जाए, इतनी सी बात करते हैं, लेकिन वो ही नहीं मिल पाता। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जनाब, कराची वालों को जनाब ये कहा गया कि सेफ़ सिटी बनाया जाए और 4 अरब रुपए इस हवाले से जारी भी कर दिए गए हैं। कई दफ़ा सेफ़ सिटी बनाने की बातें हुई हैं, कैमरे पहले भी ख़रीदे गए, नस्ब नहीं हुए, सेंटर पहले भी बनाया, फ़ाल नहीं हुआ। अभी फिर वही चीज़ें मैं देख रही हूँ कि जी 1300 कैमरे लगाए जाएंगे, पहले फ़ेज़ में ख़रीदारी होगी, 4 अरब रुपए की रकम लगाई जाएगी, नाइट विजन कैमराज होंगे। ये सब चीज़ें मैं अपने मुँह से पढ़ चुकी हूँ बाकायदा। जब हमने ख़बरें दी हैं और हमने न्यूज़ में मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे याद है आज से कई साल पहले भी। तो वही हालात हैं, वही चीज़ें। फिर आप जी उनके लिए बजट पास करते हैं, 23 स्मार्ट गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी, कंट्रोल रूम की इमारत को भी दोबारा से बनाया जाएगा। पहले उसको डब्बा कर दिया, फिर उसे जी 4 अरब रुपये लगाए जाएंगे। आजिज़ भाई, अब इसमें फ़र्क ये है कि पैसे जारी हो गए हैं। आज की खबर ये है जो आपने अभी पढ़ी, खबर बस यही है, हाँ। 4 अरब रुपए जारी हुए हैं। जारी अब ये 6 अरब रुपए जारी होने थे, लेकिन 4 अरब रुपए जारी हुए हैं। चलें, सेफ़ सिटी कराची की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लाहौर में, इस्लामाबाद में और दीगर बड़े शहरों में कई बरस पहले ये सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही है। और यहाँ कई बरसों से ऐसे ही चल रहा है जो आप कह रही हैं कि मुझे भी याद है कि इस इलेक्शन से कबल जो हुकूमत थी उसकी सी मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था। उसी में फ़ैसला NRTC एक इदारा है, उसके साथ मुआहदा किया था, बाकायदा MOU साइन हुआ, बाकायदा पैसे दिए गए। लेकिन अब फिर एक नया फ़ैसला हुआ है। निगरान हुकूमत ने एक फ़ैसला किया, उस पर अमल नहीं हुआ। अब मौजूदा हुकूमत ने फिर एक नया फ़ैसला किया है और उसके बाद 4 अरब। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हाल ही में अपने फ़ैसले में ये बात कही है कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट क्यों मुकम्मल नहीं हुआ है। तो अब पैसे जारी हुए हैं। ये एक ख़त लिखा है आसिफ एजाज शेख हैं जो DG हैं सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के। उसके बाद ये पैसे जारी हुए हैं। अब जैसे आपने फरमाया कि गाड़ियाँ भी ख़रीदी जा रही हैं, इसका जो कंट्रोल रूम है उसको भी बनाया जा रहा है। लेकिन ये अच्छा है कि हो, दुआ तो यही है बस इस दफ़ा हो जाए जिस भाई, मैं फिर नहीं चाह रही मैं 2-3 साल के बाद फिर इसको दुआ ये है कि ये मंसूबा शुरू हो जाए। इस मंसूबे का एक मेरा सवाल है, एक छोटा सा बहुत ज़बरदस्त सेफ़ सिटी का। मेरा ये बताया ना, सेफ़ सिटी से पहले जो हमारे हीरोइंची जो घूम रहे हैं इनका क्या करेंगे? आपको पता है खंबे तक उखाड़ के ले गए। हाँ, तो सेफ़ सिटी के जो कैमरे कहाँ रखेंगे? अब वो कह रहे हैं जी कैमरे लगाएंगे, उनमें नाइट विजन तस्वीरें भी आ जाएंगी, तो उसमें ये भी आ जाएंगे। अगर वो चलेगा तब ना। आपको पता है कराची, अगर इस्लामाबाद जाएं या लाहौर जाएं, हीरोइंची और ये जो नशे के आदी लोग हैं आपको कहीं नज़र आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि उनके महकमे एक्शन लेते हैं। कराची में कोई लावारिस छोड़ा हुआ है इन्होंने। आप यकीन करें, अभी मैं आ रहा था 13D से निकल के, जैसे मैं सिविक सेंटर के लिए आया, वहाँ 50 के करीब बैठे हुए नशेई। और मतलब कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई मतलब सिक्योरिटी की सूरत नहीं। मतलब उन सबको नज़र, जब मुझे नज़र आ रहा है उनको अब ये क्या करेंगे? आपने भी देखा कितनी खबरें हमने चलाई, वो उस पर चढ़ के वो उसकी जो LED लाइट निकाल के ले जाते थे। सोलर पैनल जो लाइटों में लगाए गए वो निकाल लिए। कैमरे हैं भाई, और आप अल्लाह, मतलब ये तो माशाल्लाह 1300 कैमरे। आपको ये कैमरे, अगर मैं प्राइसिंग, ये अभी मैं तो वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़नेस को देख रहा होता हूँ। ये कैमरे तो लगाएं, फिर कैमरे की मैं सारी फ्रीक्वेंसी निकाल के प्राइस के साथ चलाऊँगा कि ये कितने का कैमरा है। ये एक कैमरा एग्जाम्पल लें कि 1 लाख रुपए का भी लगाते हैं ना, वो होगा 20,000 रुपये का, इसको 25 लाख रुपए दिखाएंगे। ये सिस्टम जो हमारा है ना, ये सिस्टम, क्योंकि ये टैक्स का पैसा, ये कोई एहसान नहीं करता है कोई भी हुकूमत। ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे जमा होते हैं, वो टैक्स के पैसे लगते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और ये लोग ऐसे एहसान करते हैं कि हमने ये लगाया है आपके लिए, ये अपने घर से पैसे दे रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। ऐसा नहीं है भाई, ये टैक्स के पैसे हैं। आप यकीन करें, किसी भी मुल्क में जाए ना, मुझे आज गुस्से में इसलिए आ रहा हूँ, किसी भी मुल्क में जाए टैक्स के पैसे से, अमेरिका में एक पैनी का पूछते हैं कहाँ लगाया आपने। हमारे यहाँ पूछ लें आप, ओ भाई आप कौन होते हो, पर टैक्स दो भाई। आप बिजली का बिल घुमाएं पीछे, एक तो फ्रंट होता है ना, पीछे घुमाएं, सेल टैक्स, एडिशनल सेल टैक्स, एडिशनल इलेक्ट्रिक ड्यूटी, 12 टैक्स लगे हुए हैं। कितने? बात वही है कि इस बिल के ऊपर भी इतना रोला हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बात वही है कि कुछ नहीं होता। बाहर सेफ सिटी बनाना है कराची को, काम तो इस हवाले से हो रहा है। अब सेफ सिटी के नाम पे तो माशाल्लाह अभी देखें क्या क्या होना है। अभी तो बहुत कुछ होना है। 4 अरब तो कुछ भी नहीं है, कम से कम 40 अरब रुपए निकलेंगे। नहीं, ये बड़ा मंसूबा है, 4 अरब का नहीं है। नहीं अभी लेकिन आजिज़ भाई, अगर थोड़ा थोड़ा करके भी इतने ज़माने में काम हुआ होता जी तो कुछ नज़र आ रहा होता ना। जी हाँ, कि हाँ इतने सालों से, मतलब ये आज का आपने खुद ही बता दिया, पिछली कई वर्षों से हम इसको कवर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। 2016 की एक बिल्डिंग आपने ली, बनाई, उसको तबाह कर दिया। अब जो भी, अब फिर उसको रिन्यू करने में फिर पैसा लगा रहे हैं, फिर कैमरास, फिर चीज़ें। 2016 में एक मीटिंग हुई थी हाई प्रोफाइल, उसमें भी मैं बैठा हुआ था
वहाँ पे बोला गया कि सेफ सिटी का 2016 की बात कर रहा हूँ, हम कहाँ हैं 2024 में, 2016 में कह रहे हैं कि सर हमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाना है, 10,000 कैमरे लगाने। कब? 2016 में 10,000 कैमरे, उसके लिए हमें इतने अरब चाहिए। तो यार आप लोग खुदा का खौफ करो यार, आपके पास क्विक रिस्पांस टीम नहीं है, आपके पास क्या कैमरे लेके मीडिया को देना है? मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाई प्रोफाइल लोगों ने ही जवाब दिया था। अभी भी अगर हम जाएं कराची शहर में, आप क्या सूरत हाल है, आप क्या खुलेआम फैमिली के साथ घूम सकते हैं? किसी वक्त भी कोई भी आ जाएगा, गन दिखाएगा सिग्नल पे, आपका काम हो गया, या तो खुदा न खास्ता उसको वो शूट आउट कर देगा। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि अमन व अमान के लिए जो इतनी बड़ी पुलिस है वो क्या कर रही है, वो कैसे असला लेके घूम रहा है? कहीं आपने देखा है ऐसे खुलेआम, मतलब वो ऐसे असला निकालता है कि या तो उसका कोई लिंक होता है। ज़्यादातर अभी रिपोर्ट्स भी हैं जो हमने देखी, हमारे रिपोर्टर्स ने दी है, बहुत सारी का तो लिंक ही निकला है पुलिस वालों से। मेन ये है कि आप ये सवाल बताएं ना, मैं और आप क्या असला लेके घूम सकते हैं? यहाँ से हम लोग कुरंगी कॉजवे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमें पकड़ लेंगे। वो तो खुलेआम पूरे शहर में घूम रहे हैं, ऊपर से उनके गोलियां भी मिल रही हैं, बहुत इजी एक्सेस है। आपको पता है, बंदूक लेते हैं, उसके बाद गोलियां खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं ना, लाइसेंस दिखाते हैं, 50 गोलियां मिलती हैं। अब तो लाइसेंस का भी बड़े सख्ती कर दी है, लाइसेंस भी मिलना ठीक है। इतना आसान अब नहीं। मसला ये है कि उनको गोलियां कहाँ से मिल रही हैं इतनी बड़ी तादाद में? जो ये भी मुल्जिमान आए हुए हैं ना, ये मुजरिम जो आए हुए हैं, 25-26 हज़ार बताया आईजी सिंध ने। नहीं तो वो ऑफिशियल दुकानों से जाके थोड़ी खरीद रहे हैं, स्मगलिंग वो कहीं करा से रहा है, तो सब नहीं, चीज़ें स्मगलिंग, available जब हैं। गोलियां स्मगलिंग हो रही है तो इनको ये चेक करें ना। असला आ रहा है, स्मगलिंग होके आ रहा है, गोलियां आ रही हैं, तो ये नेटवर्क्स हैं बड़े बड़े। वही वाली बात है कि आप कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे सर फोड़े, मसला वही है। असलहे की एक पूरी गाड़ी पकड़ी गई थी, आज से 15 दिन पहले की बात है, जैकबाद में। और वो असला जो था वो एक एडवाइज़र का था, अच्छा, सिटिंग एडवाइज़र का था। बाद में उसने इस्तीफ़ा दिया उसी केस की वजह से। और उसमें एक बड़ा ब्लेंडर ये हुआ कि उसका बेटा पकड़ा गया था, लेकिन उसको एफआईआर में उसको नॉमिनेट नहीं किया गया, उसको छोड़ा गया। और बाद में उन्होंने, भैया साहब हैं जो एडवाइज़र, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये असला हमारा था, चूँकि हमारी दुश्मनियाँ हैं लोगों से, इस वजह से कोई गैरकानूनी तो थोड़ी ट्रक था। भर के मंगा रहे थे। तो यानी लाखों की तादाद में गोलियां, एक पूरा ट्रक भरा हुआ था जो पकड़ा गया। पुलिस, और वो मैं दाद देता हूँ कि पुलिस ने ही पकड़ा उसको, वो जैकबाद पुलिस को सलाम है जिन्होंने तो कच्चे के पकड़ा। डाकुओं को तो सप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन You never know। यानी पकड़ा तो गया, लेकिन हुआ क्या, सज़ा किसको मिली? ये तो एक मिसाल है जो मतलब हमने की है। ये तो असला पकड़ा गया, इस वजह से पता चला। यहाँ तो ये होता है कि पता नहीं कि रोज़ाना कितने ऐसे ट्रक आते होंगे शहर कराची में, न जाने कितने ट्रक आते होते हैं, हमें नहीं पता है उसका। तो ये, लेकिन इतने ताकतवर लोग इस पूरे फिनामिना में, इस पूरे खेल में मुलविस होते हैं। चलें, हुकूमत कह रही कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए एक दफ़ा फिर इससे पहले भी बैठक हुई थी और बड़ी जो है ना इस पर बातें हुई थी। अमन अमान के हवाले से इजलास भी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तमाम इदारों को बुलाया था और बड़ी डिस्कशन हुई थी। तो लगता ये है, हम तो हर दफ़ा यही कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा और अच्छे की उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो काम पहले नहीं हुआ अब हो जाए। तो अल्लाह ताला इस पर अमल दरामद करवा दें तो अच्छा है कि सेफ सिटी को बनाएं। और वाकई इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल और स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा शहर में बढ़ता जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब खबर ये भी है कि ट्रैफिक सिग्नल अगर तोड़ा जाएगा तो फौरी तौर पर उसको पकड़ लिया जाएगा। अगले सिग्नल पर जाकर ट्रैफिक कवानीन को जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए कहा गया है और राब्तों को बढ़ाया गया। डबल पार्किंग के खिलाफ खासतौर पर तारिक रोड और जो बिजी रोड्स हैं उन पर कहा गया कि जी हटाई जाएंगी। पहले भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ इस दफ़ा कार्रवाई का फैसला किया गया। आजिज़ भाई, देखिए, ट्रैफिक सिग्नल तो पूरी दुनिया में ये है ऐसा। दुनिया के दीगर मुल्कों को देख के हमें रश्क आता होगा कि अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा, ट्रैफिक वाले ने रोका, अगर बंदा नहीं भी रुका, भले वो रुकते क्यों है? उनको पता है ना कि वैसे ही पकड़ा जाऊंगा। हाँ, थोड़ी देर आगे दूसरे सिग्नल पे बंदा खड़ा है, वो जुर्माना भी लगाएगा, चालान भी करेगा, पकड़ेगा वैसे ही। उससे बेहतर है कि उसी वक्त रुक जाऊँ। लेकिन हमारे यहाँ मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई रुकेगा। अगर रुके भी अगले सिग्नल पे भी रोकेगा तो 200-300 रुपये लेके छोड़ देगा। ये भी तो है ना हमारे यहाँ। तो लेकिन ये ट्रैफिक सिग्नल क्या बाज़ औक़ात बसों में, ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें लड़ाइयाँ होती हैं। ट्रैफिक वाले को कॉल की जाती है, इनका जो हेल्पलाइन नंबर है
हेल्पलाइन अभी आप मिलाएं, ट्रैफिक हेल्पलाइन कोई उठाएगा ही नहीं। तो ये असल में तो इन सारे अच्छी बात है, अगले सिग्नल पे पकड़ें, लेकिन सिस्टम तो अच्छा हो ना। आप उस सिस्टम के तहत तो चले ना। जब सिस्टम ही नहीं चल रहा, जब आप वर्किंग ही जो है उसमें इतने सारे खाल हैं, इतने सारी खामियां हैं, तो फिर कैसे होगा। लेकिन अब ये कोई नई बात नहीं है ट्रैफिक सिग्नल से अगले सिग्नल पे रोकना, ये वैसे ही जिम्मेदारी है। अगर एक बंदा सिग्नल तोड़ता है यानी वायोलेशन करता है, कानून को तोड़ता है, तो दूसरे सिग्नल वाले को रोकना उसका फ़र्ज़ बन जाता है वैसे ही। इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अमल नहीं होता। हम फिर भी हम सुबह से जो बहस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, उसमें सवाल फिर यहाँ पर भी यही सेम सवाल होगा कि अमल कहाँ है। सही बात है। प्रैक्टिकली जो शक्ल है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। अच्छा, ये जो कह दिया फैंसी नंबर प्लेट्स को रोक दिया जाएगा, दुकानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या जो काले शीशे हैं उन पर खिलाफ, जितनी बड़ी गाड़ियाँ जा रही होती हैं उनको तो कोई हाथ भी नहीं लगाता, ना हाथ देता है ना रोकता है, और रोक भी ले तो ये शीशा नीचे करते हैं। तो ये अगर वाकई इस तरह से चलता रहेगा ये कल्चर, तो नहीं, आप जाएं, मतलब आप अकबर रोड पे जाएं, रीगल के पास जाएं, आपने देखा होगा दुकानें फैंसी नंबर प्लेट वगैरह, ये वो कानूनन जुर्म है। आपको पता है अगर आप नंबर प्लेट जो एक ऑफिशियल जो जारी हुई है उसके अलावा अगर आप कोई नंबर प्लेट लगाते हैं तो कानूनन जुर्म है। उस जुर्म की सज़ा ये है कि आप 6 महीने की जेल है। हमें तो ये कानून नहीं पता है ना। अब आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो खिलाफ वर्जी का क्या है तो आगाही दें ना। आप लोगों को खौफ दिलाएंगे। हम क्या करते हैं, कैमरा लगाते हैं, क्या लिखते हैं नीचे, कैमरे की आंख आपको देख रही है। वो उसको डराते हैं कि भाई कैमरा लगा हुआ है, आपको देख रहा है, ये भी बताते हैं। तो इस तरीके से एक आगाही मुहिम दें, उनको बताएं अगर आप ये ऑफिशियल नंबर प्लेट है इसको चेंज करेंगे, अपनी नंबर प्लेट लगाएंगे जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, गाड़ी बॉन्ड हो सकती है, 6 महीने की सज़ा हो सकती है। अब मेरे नाम पे हो जाए कि सज़ा हुई है, इसको ये जेल गया था 6 महीने के लिए, तो एक नाम बदनाम होगा ना। तो आप उसके लिए अमल दरामद करें, लोगों को आगाही दें। आप ये बोल रहे हैं कि ना पहले दुकानें खुली कैसे, अब आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। खुलेआम खुली हुई है, आप देखें ना नंबर प्लेट लगाई हुई है, बाइकों पे लगाई हुई है। बाइक का भी मसला ये है कि जो वारदात होती है किस पे, गाड़ी पे आके करते हैं, बाइकों पे करते हैं, आराम से नंबर प्लेट निकालते हैं। वो भाई फैंसी नंबर प्लेट बाइक पे भी, ओरिजिनल नंबर प्लेट की बाइक अगर नहीं होगी रोड पे नहीं आएगी, कानून होना चाहिए। बाइकें देखें नंबर प्लेट है ही नहीं। आप कराची शहर में घूमें, आपको गारंटी देता हूँ आप घर से लेके यहाँ तक आएंगी 10 या 20 बाइकें नजर हैं जिसमें नंबर प्लेट ही नहीं है, और वो बैठे हुए उनको पैसे मिल जाते हैं। मेन ये है कि इसका कानून होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर प्लेट। सिंपल फार्मूला है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का ये लॉ है कि कोई भी गाड़ी रोड पे आएगी ओरिजिनल नंबर प्लेट होगी तो वो रोड पे आएगी। आपको पता है ये बात? नहीं पता है। हम गाड़ियाँ जो नई गाड़ी लेके निकलते हैं, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं भाई अप्लाई किया हो, कहना नहीं, जब तक नंबर प्लेट, बाहर मुल्कों में भी गाड़ी निकलती है, जब तक आपकी नंबर प्लेट नहीं लगेगी आप रोड पे नहीं ला सकते, ये वहाँ का कानून है। सही। आप भी बंद, गाड़ी भी बंद। तो यहाँ पे भी ये कानून है, अमल दरामद नहीं होता है। और जो बाइकें निकल रही हैं या गाड़ियाँ निकल रही हैं जिस पर नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं है, कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मीडिया भी कुछ नहीं कहेगा, आप करें तो। बाइकें हैं, आप देखें 30 लाख मोटरसाइकिलें कितनों पे नंबर प्लेट है ये बता दें, और वो चला जा रहा है, वो सिग्नल ऐसे तोड़ेंगे। सबको सीधा करना है, कानून पे अमल दरामद करना है। सिंपल फार्मूला है, सिंगल लाइन, कानून पे अमल दरामद होगा तभी बात रोड वही पे है, खबरें आती हैं लेकिन अमल दरामद होना, तो इन खबरों में बात करते हुए अच्छा भी लगे। हम डिस्कशन इसीलिए कर रहे होते हैं कि ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। बहरहाल हम ज़रा माल के हाल पर नज़र डालते हैं कि आज करेंसी रेट्स क्या है। तो इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 182.2 पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा यूरो की कीमत 299 है और कैनेडियन डॉलर 205 पे इस वक्त सेलिंग प्राइस है। अगर सऊदी रियाल की बात की जाए तो 74.2 पे पहुंच चुका है, थोड़ा सा इजाफा हमें नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे हमने पहले भी आपको आगाह किया था कि हज सीज़न और ज़्यादा फ़्लाइट्स अब जाना शुरू हो गई हैं, लोग अब फ़्लाइट्स ले रहे हैं, तो रियाल की क्योंकि डिमांड बढ़ जाती तो उसकी कीमत में भी हमें इजाफा होता हुआ अब नज़र आ रहा है। सब्ज़ी के रेट्स दिखा दीजिए भाई, आज सब्ज़ी के रेट्स क्या है, वेरी क्विकली। आजिज़ भाई, इस रेट पर फिर वही वाली बात कि क्या सब्ज़ी मिल रही होती है। आलू 70 रुपये, इसके अलावा प्याज 100 रुपये मिल रही है। प्याज तो जी अब आ गई है ना, प्याज आ गई है। फूल गोभी 100। लेकिन जो कमिश्नर कराची के रेट्स के मुताबिक जो आने वाला जिसकी भी डिमांड ज़्यादा है, जिस भी चीज़ की, आपने प्याज की बात की, चलें प्याज का वही सूरत हाल है कि गंदम की तरह प्याज की भी नई फसल हमारे पास आ चुकी है। सही।
लेकिन जो आने वाली चीज़ है, रमज़ानों में जैसे हम बात करते थे ना, जिस चीज़ की डिमांड थी उसके रेट्स हाई थे। अभी आप बताएं ना, आम आने वाला है, आप देखिएगा उसके रेट्स उसके डबल से ट्रिपल पे चल रहे होंगे। अच्छा, वैसे स्टार्टिंग में महंगा होता है, लेकिन इस मुल्क में आम या फ्रूट जो है थोड़े दिनों के बाद, जैसे भी तरबूज की कीमत बहुत सस्ती हो गई, ज़्यादा आ गया, लेकिन अब डिमांड नहीं है ना। हाँ। जब डिमांड, मैं यही तो स्टार्टिंग में तो फिर जाहिर है मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसके रेट्स डबल हैं। अभी बकरा ईद आएगी, अदरक लहसुन ये दिखा रहे हैं ना, उसको देखेगा, अदरक लहसुन, लेमन को देखें 450 रुपये, 518। तो इतनी प्राइस बढ़ जाएगी आजिज़ भाई, फिर कौन खरीदे? वही होगा। ये होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल हम चाहते तो यही है कि जो फिक्स धनिया 6 रुपये लिखा हुआ है, कहाँ मिलती है? 6 रुपये में पुदीना 3 रुपये मिलेगा ही नहीं। 3 रुपये लिखा हुआ था पुदीना। अरे यार, देखा नहीं, कौन देता है आजिज़ भाई 6 रुपये में? आप बोलोगे कहेगा जाओ यार, क्या बात कर रहे हो आप, 10-20 रुपये से कम तो अब मिलता ही नहीं। 20 रुपये की गड्डी देते उसको भी आधी करके। हाँ एग्जैक्टली, हो जाती है, लेकिन फिर भी चले 10 रुपये भी बहुत मिनिमम प्राइस पे अब तो मिलती है। 6 रुपये दिखाए बाहर। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब और आजिज़ जमाली साहब, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, हम बात करेंगे कि हेड और नेक का कैंसर, ख़ास तौर पे अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स हैं और कैंसर में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में इस वक्त इजाफा होता जा रहा है। पहले भी शोज़ हम कई हवाले से कर चुके हैं, डिफरेंट तरह के कैंसर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम हेड और नेक कैंसर को ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे और फिर ये यंग एजेस में हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, 30+ लोगों के अंदर भी और फिर आगे जाके और ज़्यादा। तो क्यों इतना बढ़ता जा रहा है कैंसर, इस तमाम कॉजेज़ को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं उनको शो में। डॉक्टर खलील महर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर महानूर हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर खलील, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कैंसर्स की, तो ये बात तो हम जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 2 साल में जो डाटा सामने आ रहा है उसमें मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स हैं और बहुत बढ़ गए हैं, और फ्रॉम द वेरी यंग एज, 30, 31, 32 के बाद से जी पता चल रहा है और तशखीस भी हो रही है। तो क्या वजह है इसकी, और फिर स्पेसिफिकली हेड एंड नेक पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैंसर्स का बढ़ता हुआ रुझान क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, हमारे जो एक तो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊं कि सबसे जो हमारा आजकल लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है ना एक वो है कि हमने खाना पीना किया, हमने जो है एक्सरसाइज अपनी जो है या रूटीन जो अपना काम है वो बैठने का ज़्यादा किया है। दूसरा हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो है, कुछ और जो बैड हैबिट्स हैं जिसके हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है हम एडिक्शंस यूज़ करते हैं, तो उसी की वजह से। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि जेनेटिकली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अदर एटियोलॉजी भी होती है, कुछ अननोन काज भी हो सकते हैं उनके अंदर। सही। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, मगर आज जो हम मुख्तलिफ कैंसर हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, मगर जो हम आज बात कर रहे हैं वो मोस्ट हेड एंड नेक कैंसर के अंदर है, जिसके अंदर मुंह और नेक कहा जाता है इसको। उसके अंदर सबसे ज़्यादा बात करेंगे हम, 6 टाइप्स होती हैं इसके अंदर, मुंह के अंदर। जैसे कि हम आजकल आपने देखा है कि हमारे कराची के अंदर सबसे ज़्यादा पान, गुटखा, तम्बाकू, बीटल नट्स और ये स्मोकिंग वगैरह, इनकी जो है यंग जनरेशन के अंदर जो हैबिट्स बहुत ज़्यादा है। आजकल आपने देखा होगा स्ट्रीट्स के अंदर छोटे छोटे बच्चे छालियाँ उनके हाथ में होती है, पान की जो है ना वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर इन चीज़ों की हम बात करें दूसरे अंदर की, हम कराची से हटकर अगर बात करें, हम पंजाब की बात करते हैं, हम अगर उनकी KPK की बात करते हैं, या हम दूसरे अपने बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो बलूचिस्तान में थोड़ा सा अंक है और सिंध में तो बहुत ज़्यादा है, और पंजाब के अंदर और KP के अंदर ये थोड़ा कम है। सही। मगर वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा KP के अंदर नस्वार ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो वो उसका आंसर की वजह से जो है वो वहाँ पर हेड एंड नेक कैंसर भी ज़्यादा पाया जाता है। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर जो है ना नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा जो है नाक का, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आंसर है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी कराची के अंदर है वो मुंह के कैंसर जो हैं ओरल कैविटी के, वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो सिर्फ पान या गुट की वजह से। वैसे अगर गर्दन के अंदर आ जाते हैं तो लेरिंग्स है, वो स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और जो है ना हाइपोफेरिंग्स है, उसका ट्यूमर्स है, ये मोस्टली सारी चीज़ें हैं। सही।
तो ये पता कैसे चलेगा कि जी किसी को कोई कंडीशन हो रही है, जैसे पान गुटखा खाने वाले भी हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो नहीं खा रहे, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें, उमूमन आम लोगों में भी हो जाता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है जी पहले पता चल जाता तो जी काबिल इलाज था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पता लग रहा है, तो इसको कैसे चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए, किस तरह से अलामात होती हैं? First of all, I would like to thank you for calling us and giving us an opportunity to talk about this very crucial topic of today's world, which is cancer. ठीक है, तो हम जब बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स की, सो यस यू आर वेरी राइट ऑन सेइंग दैट सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा, और छोटी से छोटी चीज़ अगर पहले तशखीस हो जाती है तो ज़ाहिर है उसका इलाज भी मुमकिन हो सकता है। तो ओरल कैविटी की जब बात करें तो छोटा सा एक अल्सर हो, अल्सर हम कहते हैं छाला जैसे कहते हैं, अगर वो नॉन हीलिंग है, अगर वो हील नहीं हो रहा है और जिसको 3 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते हो रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसका ये कैसे ट्रीट होगा, तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ दिस इशू। उसके अलावा हमारे पास और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर डिस्फेजिया मतलब ये कि निगलने में तकलीफ़ है, अगर नाक के पीछे कोई लंप है तो सांस लेने के अंदर तकलीफ़ हो सकती है, कान के अंदर कान बंद होना, आवाज़ का हॉर्सनेस जिसे कहते हैं, आवाज़ भारी हो जाना, ये सब अलामात होती हैं। और अगर ये सब चीज़ें मिल जाएं किसी पेशेंट में, तो उसको सबसे पहले ये काम करना है कि, और वैसे भी जनरल चेकअप्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और फ़ौरन से पहले तशख़ीस करने के लिए डॉक्टर के पास जाएं अपने ये अलामात बताने के लिए। किस हद तक ख़तरनाक होते हैं ये हेड एंड नेक कैंसर्स? ठीक है, हेड एंड नेक कैंसर की जब हम स्पेसिफिकली बात करें तो लोकली एडवांस्ड बहुत ज़्यादा है। यहीं लोकली एडवांस का मतलब होता है कि वहीं पर ही उन्हीं जगहों पे ज़्यादा उसके सेल्स बनेंगे, नाक है, गला है, उसी जगह पे ज़्यादा सेल्स बनेंगे, वो अल्सरेट होंगे, वो प्रोलिफरेट होंगे, और फिर उसके बाद तो ख़तरनाक तो देखें बहुत है, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी जो ट्रीटमेंट हम करें डिपेंड करता है स्टेजेस के ऊपर। अगर अर्ली स्टेज है, सर्जरी हो जाती है और क्योर, अगर सब बेहतर हो जाता है, निकल जाता है कैंसर, तो वो उसकी सर्वाइवल रेट्स बेहतर हैं, 50% तक हो सकते हैं स्टेज 1 और 2 के, लेकिन स्टेज 3 और 4 में सर्वाइवल रेट्स पे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस में मुख्तलिफ तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने ये सुना है, देखा भी है, थोड़ा पढ़ा भी है कि जी मुंह खुलना बंद हो गया है, और जी इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम नज़र आ रही, खाने पीने से जो है ना उसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो वैसे भी आपको देखना कि कितना मुश्किल है। अब ये ऐसी चीज़ है कि अभी अब खाने पीने की डिपेंडेंसी जो है वो एक मुश्किल काम है। देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी की बात की है ना, तो इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ठीक है, एक कैंसर हुआ, कैंसर फैल गया और उसकी वजह से इंतकाल हो गया, पेशेंट चला गया, मगर इससे हेड एंड नेक के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि लोकली बढ़ता है, ये एक 1 सेंटीमीटर से शुरू होता है और ये 10 सेंटीमीटर से अबो तक चला जाता है। आप ये मुझे बताओ, अगर किसी को चीख का कैंसर हो और वो पूरा ये गाल ये सारी चीज़ें खा जाए, और इसी के अंदर आपको उसके बाद एक ज़ख़म हो, उसके अंदर सिमेल हो, उसके अंदर मैगिट्स हों, उसके अंदर सारी चीज़ें हों, तो आप मुझे बताओ उसकी लाइफ कितनी डेंजर गुजरेगी। हमारे पास लोग ऐसे आते हैं, बिल्कुल ये साइड टू साइड होती नहीं है। अब लोकली है, इसने किसी हार्ट को तो इन्वॉल्व नहीं किया ना, इसने लंग को इन्वॉल्व तो नहीं किया ना, मगर उसको इस डिज़ीज़ के साथ घर में भी जाना है, फैमिली में भी रहना है, एक कमरे का घर है किसी का, उसी के अंदर भी रहना है, और तो पूरी फैमिली जो है ना एक मिजरेबल लाइफ गुजारती है। और वो पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो डेथ हो वो 1 साल के अंदर हो या 2 साल के अंदर हो। कुछ लोग तो आते हैं, सर कोई ऐसी का आप इंजेक्शन बता दें जो कि हम कम से कम इस अजियत से तो इसको जो है ना आजा कर लें, क्योंकि उसका तो इलाज ही नहीं है ना। फिर जब ये चीज़ एडवांस स्टेज में चली जाती है, डॉक्टर साहब ने बात की 3 और 4 स्टेज, 3 और 4 जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी तो इलाज के और चांसेस कम होते जाएंगे। जैसे जैसे उसका मुंह, जैसे मुख्तलिफ लोग होते हैं, पान गुटखा तंबाकू खाते हैं, उनके अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस होते होते वो उनका मुंह, फ़र्ज़ करो पहले अगर 4 सेंटीमीटर ओपनिंग होती है तो वो 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर आखिर में वो कहते हैं सर हमारे मुंह खुल ही नहीं रहा। जब मुंह नहीं खुलेगा तो उनकी खाना पीना कैसे होगा। अगर खुदा न खासा डॉक्टर साहब को किसी को बायोप्सी करवानी होगी तो बायोप्सी कैसे। कभी कभार तो हमारे पास पेशेंट आते जाते कह रहे सर डॉक्टर साहब हम डॉक्टर साहब के पास गए, हमारी बायोप्सी नहीं हो सकती, क्योंकि बायोप्सी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा मुंह ही नहीं खुल रहा, बिल्कुल ही खुलना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वो फिर पेशेंट से लॉन्ग लाइफ तक या तो एनजी फीड पे चलते जो नाक से हम नल की पास करते या पेट में नल की लगाते, उनके थ्रू जो है उनको पेरेंटल न्यूट्रिशन देते।
फीडिंग करवाते हैं। तो ये जो मुंह में या गले में हो जाता है तो इसका कोई अर्ली स्टेज में भी हो तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, नहीं, सर्जरीज बिल्कुल। वगैरह हो? देखो मैं आपको बताऊं कि अगर ये स्टेज 1 है, अब मुंह है ना, ये जो ये है हमारे लिप से लेकर नेक तक ये पूरा जो है हेड नेक आ जाता है। अब मुझे बताएं कि एक 1 सेंटीमीटर का लियन है, ये ज़बान है, टंग है हमारी, टंग के बेस यहाँ पर है। अगर यहाँ पर आकर 1 सेंटीमीटर का लियन यहाँ पर अटक जाए आकर, तो आप मुझे बताओ कि उधर वहाँ पर 3 सेंटीमीटर की चीज़ होती है जिसको हम अगर खाना खाते निगलते तो निगलने में कितनी हमें मुश्किलात होगी। तो उसी की वजह से ये जो पेशेंट है, अगर इवन स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 के अंदर बेस ऑफ टंग या हाइपोफेरिक या इधर लियन आ जाता है ना, तो ये हमारे पास इनऑपरेबल ट्यूमर्स हैं जिनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। राइट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उनको ये जो अगर आगे वाला है पोर्शन है चीक का या ये, अगर यहाँ पर स्टेज 1 स्टेज 2 आ जाए और मुंह की ओपनिंग अच्छी हो तो उसके अंदर सर्जरी, इसका वाहिद इलाज जो है वो सर्जरी ही है फर्स्ट। अच्छा। जी, अर्ली स्टेज में हाँ वी ट्रीट विद सर्जरी। एक कॉलर ले लूँ फिर ज़रूर ट्रीटमेंट्स और वो भी बताइएगा, आप उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? जुनैद बात कर रहा हूँ मनीष से। मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि ये डाइट का भी इसमें कुछ होता है कि डाइट ऐसी ली जाए कि जिससे कैंसर ना हो, या कोई मतलब कैंसर हो जाए तो उसमें क्या डाइट लेनी चाहिए, और कितनी इकसाम का कैंसर होता है, कैसे पता चलता है ये कि कैंसर हो गया है? ठीक है, जहाँ तक हम डाइट की बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल तो देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर डाइट का बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट में आपके पास वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आपने बैलेंस लिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, जिसमें चावल, रोटी, सब्ज़ी, गोश्त, सब कुछ अगर बैलेंस डाइट आप लेते हैं तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है रिस्क उस चीज़ का या किसी भी कैंसर किसी भी बीमारी का कम होता है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि जी आपने खाने में ये खाया, लेकिन इसके अलावा एडिक्शंस डाइट के अंदर ही है कि एडिक्शंस के अंदर जो टोबैको है उसका इंटेक इन एनी फॉर्म विच इज़ स्मोकिंग, या फिर चूएबल टोबैको भी आजकल आ रही है जिसमें च्युइंगम है, या फिर दूसरी कॉज जिस तरह वेप है या और भी और चीज़ें हैं न्यू, तो वो उनसे हमने परहेज़ रखना है। और इसके अलावा हम डाइट में ऐसी कोई स्पेशल चीज़, हर चीज़ जो कि मुनासबत में हो, हर चीज़ जो कि एक मिकदार में हो वो बेहतर है। कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिससे हम करें। और जैसे जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कैसे पता चलेगा का मकसद सिर्फ यही है कि वही मैंने आपको बताया, जैसे अल्सर है जो हील नहीं हो रहा वो आपको जाके दिखाना है। कोई भी ऐसी तकलीफ़ जो भी कोई एक लंप है, कभी कभी एक ऐसी भी चीज़ होती है मैं आपको बताऊँ जो कि पेनलेस होती है, आपको फील हो रहा है आपकी ओरल कैविटी में कोई एक अनयूजुअल सी लंप है, कोई अनयूजुअल सा एक मास है जो आपको फील हो रहा है कि है, अगर आप टंग मूव करते हैं, दैट हैज़ टू बी चेक, दैट हैज़ टू बी एग्जामिन। यू हैव टू गो टू योर डेंटिस्ट या ENT एग्जामिनेशन, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लग रहा है कि दिस इज़ अनयूजुअल, एनी अनयूजुअल थिंग नीड्स टू बी इंस्पेक्टेड। हम इलाज पे भी बात कर रहे थे अभी कॉलर से पहले, तो जैसे आप लोगों ने बताया कि इलाज ही माउथ और हेड और नेक कैंसर का बहुत मुश्किल हो जाता है, और खाने पीने से जो बंदा चला जाए, हम कहते हैं ना कि मेडिसिन हमारे यहाँ के मेडिसिन ले रहे हो तो ताकत की ज़रूरत है, आप मेडिसिन भी तभी जाके बॉडी में काम करेंगे। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा यकीनन, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं पहले, ब्रेक के बाद।